नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। कभी सोचा एक सफाई वाली भी करोड़ों का राज छिपा सकते हैं? जयपुर के एक हॉस्पिटल की ये कहानी आपके दिल को हिला देगी। मेरा नाम रीना शर्मा है। मैं जयपुर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल सिटी केयर में सफाई का काम करती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ जिंदगी ने मुझे झाड़ू पोछा थमा दिया, पर शायद इन्हीं में से मैं अपनी बेटी की सांसें बचाई। हर दिन सुबह 5 बजे उठती, पैरों में दर्द, आंखों में नींद और मन में चिंता, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे राजू को लगता है उसकी माँ दुनिया की सबसे हिम्मती औरत है। वो नहीं जानता कि उसकी माँ कभी कभी रोते हुए भी हंसती है। सिटी केयर हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। हर फ्लोर पर चमकदार फर्श, एसी की ठंडी हवा और मरीजों की आहें। मैं लेबर रूम के आसपास सफाई का काम करती हूँ, वहीं जहाँ हर दिन नई जिंदगी जन्म लेती हैं। लोगों को लगता है कि मैं बस झाड़ू लगाती हूँ, पर उस जगह का हर कोना मेरे रहस्यों से भरा है। शुरू में मैं बस अपने काम में लगी रहती थी, पर एक दिन जब रात में शिफ्ट थी तो मैंने देखा डिलीवरी के बाद डॉक्टर और नर्स एक छोटी सी थैली को कचरे में फेंक देते हैं। वो थैली खून से भरी होती थी। मुझे डर लग रहा, सोचा ये क्या है। दूसरे दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम ये क्या चीज़ है जो आप लोग फेंक देते हैं? नर्स ने बस इतना कहा, रीना तू अपना काम कर, ये तेरी समझ की बात नहीं है। पर मैं रीना हूँ, चुप रहने वालों में से नहीं। रात भर मेरे दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, इतनी कीमती जिंदगी का कचरा क्या सच में बेकार होता है? एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल में नई लैब असिस्टेंट आई, रागिनी मेहता। वो बाकी लोगों से लगती। उसने एक दिन मुझसे कहा, रीना तू बहुत ध्यान से काम करती है, मुझे तेरी ईमानदारी पसंद है। उस दिन मैंने भी उससे हिम्मत करके पूछ लिया, मैडम वो जो डिलीवरी के बाद थैली फेंक देते तो उसमें क्या होता है? रागिनी मुस्कुराई और बोली, वो बेबी की नाल होती है रीना, उसमें खून भर होता है। वो खून बहुत कीमती होता है, क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, ऐसे सेल जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं। मैं हैरान रह गई, तो फिर आप लोग उसे फेंक क्यों देते हैं? रागिनी ने धीरे से कहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे स्टोर करवाने के पैसे नहीं दे पाते। कंपनियाँ होती हैं जो उस खून को खरीदती हैं, लेकिन सबको ये बात पता नहीं। उसकी बात मेरे दिल में आग बनकर बैठ गई। मेरे बेटे राजू को दिल की बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था अगर अगले 3 महीनों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरे कानों में बस डॉक्टर की आवाज़ गूंजती रही। 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। 3 लाख रुपए मेरे लिए तो 3 करोड़ जैसे थे। मैंने कई जगह हाथ फैलाया, पर किसी ने मदद नहीं की। तभी रागिनी की वो बात याद आई, कंपनी उस खून को खरीदती है। एक रात मैंने साहस किया। डिलीवरी के बाद जब नर्स ने थैली कचरे में फेंकी, मैंने चुपचाप उसे उठाया। ठंडी हवा में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खून में घर नहीं ले जा सकती थी, इसलिए हॉस्पिटल के पीछे वाले कमरे में छिपा दिया। अगले दिन मैंने रागिनी से कहा, मैडम अगर वो चीज़ इतनी कीमती है तो क्या उसे बेचा जा सकता है? वो चौकी बिलर बोली, रीना ही गैर कानूनी है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। मैंने उनसे गिड़गा कर कहा, मैडम मेरे बेटे की जान का सवाल है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं एक नंबर देती हूँ, पर याद रखना किसी को मत बताना। उस रात मैंने उस नंबर पर कॉल किया। उधर से एक आदमी की आवाज़ आई, तुम्हारे पास माल है? मैं डर गई, बोली जी हाँ। ठीक है, कल रात हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट पर आ जाना। अगले दिन मैंने थाली उसे दे दी, उसे बिना कुछ बोले। मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 50,000 रुपये थे। मेरे हाथ काँप रहे थे, इतने पैसे मैंने ज़िंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे थे। उस दिन मैंने भगवान को देखा, पर वो किसी मंदिर में नहीं, बल्कि कचरे की थैली में छिपा था। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। हर महीने 2-3 थैलियाँ मिल जाती और मैं उन्हें बेच देती। किसी को शक नहीं होता। डॉक्टर नर्स सब अपने काम में व्यस्त रहते, मैं बस कचरा उठाने वाली रीना बनी रहती। पर अंदर से मैं खुद को खोती जा रही थी। हर बार जब किसी नई माँ की चीख सुनती, मुझे लगता वो अपने बच्चे को ज़िंदगी दे रही है। मैं उसकी नाल से अपने बच्चे की ज़िंदगी खरीद रही हूँ। कभी कभी रात को आईने में खुद को देखती, आंखों में पैसे की चमक थी, पर आत्मा थकी हुई थी। राजू को इलाज शुरू हो गया तो उसकी मुस्कान लौट आई थी। मैं हर बार खुद से कहती, जो भी कर रही हूँ बेटे के लिए कर रही हूँ, पर किस्मत शायद हमेशा देर से हंसती है, और जब हंसती है तो रुला देती है। जिंदगी कभी कभी एक खामोश पहाड़ जैसी लगती है, ऊपर से शांत पर अंदर लावा उबलता रहता है। मैं भी ऐसे दिन गुजार रही थी। बेटे का इलाज चल रहा था और मैं अपने गुनाह के रोज़ नए कपड़ों में ढकने की कोशिश करती थी। हर सुबह हॉस्पिटल जाती, सफाई करती और हफ्ते में 2-3 थैली उस आदमी को दे आती जो मुझे बिना बताए कि ही पैसे पकड़ा था। जैसे किसी सौदे का हिस्सा बन गई हूँ।
ना नाम ना पहचान, बस एक जरिया। एक दिन रानी ने मुझसे कहा, रीना अब ये काम बंद कर दो। मैंने पूछा क्यों मैडम? वो बोली कंपनी वाले अब नए लोगों को पकड़ रहे हैं, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं डर गई। फिर बेटे का चेहरा याद है। मैं बोली बस 1 महीना और मैडम, बस 1 महीना। वो कुछ नहीं बोली, बस गहरी सांस लेकर चली गई। मुझे क्या पता था कि वो आखिरी बार थी जब मैंने उसे देखा। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह पुलिस आई और सीधा लेबर रूम में चली गई। किसी ने बताया किसी ने मेडिकल वेस्ट बेचने की कोई शिकायत की है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने तुरंत वो थैली जो पिछली रात की डिलीवरी से मिली थी कचरे में डाल दी और भागकर वॉशरूम में छिप गई। दरवाजे के बाहर आवाज़ें गूंज रही थी, सारा स्टाफ इकट्ठा करो। सफाई वाले कहा। मैंने खुद को संभाला और बाहर निकली। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारा नाम? रीना शर्मा। कहाँ काम करती हो? लेबर रूम में, सफाई का काम। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। कल रात की डिलीवरी के बाद मेडिकल वेस्ट का है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, कचरे में। उन्होंने पूरा बैग खंगाला, थैली गायब थी। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, किसी ने उठाया? किसी ने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर नर्स सब खामोश थे। तभी एक पुलिस वाला CCTV फुटेज मिल गया। स्क्रीन पर मैं दिख रही थी रात की ड्यूटी में सफाई करती हुई, फिर एक थैली उठाती और बैग गेट की तरफ जाती। मैं सुन पड़ गई। सबकी नज़रें मुझ पर थी। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, रीना तूने हमारे हॉस्पिटल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पुलिस ने हमें वहीं पकड़ लिया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, बस आंखों में आंसू बह रहे थे और दिल में एक ही बात थी, मेरे राजू का क्या होगा। थाने में मुझे घंटों पूछता है। मैंने सब सच बता दिया, क्योंकि क्यों किया, किससे किया, क्यों रुक नहीं पाई। इंस्पेक्टर ने कहा, तू गुनहगार है रीना, पर तेरा गुनाह मजबूरी का है। मुझ पर केस नहीं चला क्योंकि डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर माफ़ कर दिया। बस मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। वो कंपनी जो मुझसे खून खरीदता रागनी समेत पकड़ी गई। मुझे बाद में पता चला कि रागनी ने ही पुलिस को सूचना दी थी। शायद वो नहीं चाहती कि मैं और गहराई में डूब जाऊं। हॉस्पिटल से निकल जाने के बाद कुछ महीनों का हालात बहुत ख़राब थे, पर बेटे का इलाज पूरा हो गया था। मैं पहले जैसा हंसता खेलता था। कभी कभी पूछता, माँ अब तुम काम पर क्यों नहीं जाती? मैं बस मुस्कुरा देती, क्योंकि अब तुम्हारी माँ को थोड़ा आराम चाहिए। अंदर से टूट चुकी थी मैं, पर एक माँ टूट कर भी अपने बच्चे के लिए खड़ी रहती है। मैं घर के पास एक छोटे स्कूल में सफाई का काम पकड़ लिया। वहाँ बच्चों को हंसते खेलते देख मुझे सुकून मिलता। हर बच्चा मुझे अपने राजू जैसा लगता। कई साल बीत गए। एक दिन सड़क पर चलते चलते मेरी मुलाकात रागनी से हो गई। वो अब किसी NGO में काम करती थी। मुझे देखकर बोली, रीना तू अब भी वही है, लेकिन आंखों में सुकून है। मैंने कहा, हाँ, अब मैं चोरी नहीं करती, बस सफाई करती हूँ। वो मुस्कुराई, बोली, तूने जो किया वो गुनाह नहीं था, वो एक माँ का सहारा था। उस दिन मैं घर लौटी तो बहुत रोई। सालों बाद पहली बार मैंने खुद को माफ़ किया। मैंने अपने भगवान से कहा, अगर वो खून बेचना पाप था तो उसी पाप ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी में इंसान कभी न कभी मजबूरी में गुनाह करता है, पर फ़र्क ये होता है कुछ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और कुछ अपने प्यार के लिए। मैं रीना शर्मा, एक सफाई वाली, एक माँ, आज भी हर दिन मंदिर जाती है। हर दिन मंदिर नहीं जाती क्योंकि मुझे पता है भगवान वहाँ नहीं होता, तो वो तो बेटी की मुस्कान में छिपा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें, हर माँ एक योद्धा होती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों, कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।